गाइस, आप सभी का स्वागत है एसपी एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th की ज्योग्राफी के भूगोल जो है उसके एमसीक्यू के बारे में। फर्स्ट बुक के बारे में होने वाली है पूरी, ठीक है। आज की वीडियो में हम फर्स्ट बुक के ऑल एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हर चैप्टर्स के बारे में। तो हमारे चैप्टर्स देख लीजिए। सबसे पहले चैप्टर की जो लिस्ट है, सबसे पहला चैप्टर है हमारा मानव भूगोल, फिर है सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या, फिर थर्ड चैप्टर है मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएँ, फिर द्वितीयक क्रियाएँ, फिर तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, साथ में परिवहन एवं संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 और 8 है। तो इसके एमसीक्यूज़ को ध्यान से देख के जाइएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानव भूगोल की, ठीक है। इसके चैप्टर्स के एमसीक्यू के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये इसके एमसीक्यू है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें में से कौन सा भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है, इसमें बोला है निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, क्योंकि ये एक विचारधारा, एक सिद्धांत है, इसीलिए। और इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है, ठीक है। संभववाद, ये संभववाद वाली विचारधारा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि विडाल डी लाप्लास ने ये सिद्धांत दिया था। साथ में अगर आपको अपने एग्जाम में विडाल डी लाप्लास का ऑप्शन ना मिले तो लुसियन फैले भी थे, जो कि इनके एक सिद्धांतकार माने जाते हैं, ठीक है। लुसियन फैले, ये याद रखना। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर देखो, सबसे पहले विकल्प क्या बोल रहा है कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। सही बात है कि जो भौतिक भूगोल है वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ये बिल्कुल सही है। जब हम मानव भूगोल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मानव किस प्रकार प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। साथ में आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे कि मानव भूगोल की इस परिभाषा का संबंध, ठीक है, मानव भूगोल की इस परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेत्ता से है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर हो जाए, ये स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये किसने कही थी? ये कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो हंटिंगटन ने तो नहीं कही थी, ना ही ये विडाल डी लाप्लास ने की थी, और ना ही ये ग्रिफिथ टेलर ने की थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एलन सी सैपल। एलन सी सैपल के एक एग्जाम्पल याद रखना कि एलन सी जो सैपल थी, ये रेड जेल की एक स्टूडेंट थी, ठीक है, जो कि रेड जेल को ही फॉलो करती थी। साथ में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की कि विकास की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत था और उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा का समर्थन करती है? सबसे पहले इसमें क्या बात करी है कि मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा भी करता था, साथ में ही उसकी प्रचंडता से भी भयभीत था। अब ये विचारधारा किस में थी आप बताइएगा, ठीक है। हमारे पास कुल 3 विचारधारा है, नवनिश्चयवाद विचारधारा, ठीक है, और पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा और संभववाद विचारधारा, ठीक है। ये याद रखना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है ये हमें कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? ये ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है। इसमें मानव भूगोल की शाखा नहीं बोला गया है। तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा आंसर भौतिक भूगोल, क्योंकि भौतिक भूगोल एक खुद सिद्धांत है। इसकी शाखाएं तो नगरीय भूगोल है, आर्थिक भूगोल है और जनसंख्या भूगोल है। पर इसमें नहीं बोला है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, क्योंकि इसमें भौतिक भूगोल है। ये पूरा खुद का एक, इसके अंदर कई सारे उपागम आते हैं, ठीक है। ये उपागम नहीं है, ये मतलब शाखा नहीं है, इसके अंदर कई सारी शाखाएं आती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस विचारधारा से है, ठीक है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस विचारधारा से है? तो इसका देखो, ग्रिफिथ टेलर किस में थे? तो वो थे नवनिश्चयवाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो इसमें आंसर बताना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 का डी हो जाएगा, 7th का बी हो जाएगा, 8th का अपना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अन्वेषण और विवरण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग पर बल देता है? तो ये याद रखना, जहाँ पे परिष्कृत सांख्यिकी विधियाँ दिख जाए वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्वेषण और विवरण।
अब क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में परिभाषित किया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाए सी। ठीक है, पॉल विडाल ला ब्लाश, मतलब विडाल डी ला ब्लाश, जो कि संभववाद के सिद्धांतकार थे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12th का बी। ठीक है, मानवतावादी। निम्नलिखित में से किस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है? ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान मतलब सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से किसकी विचारधारा है? तो मानवतावादी। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, परिवहन के जाल को प्राय निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंचरण की धमनियाँ। ठीक है, परिवहन के जाल को प्राय निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो परिसंचरण की धमनियाँ, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्नलिखित उपागमों को समय के आधार पर सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और जब मुझे ये वाला MCQ या क्वेश्चन कोई भी इंपॉर्टेंट लगता है तो आता ज़रूर है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 99% इसके चार्जेस लग रहे हैं मेरे को, चांसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी। सबसे पहला तीसरा आता है हमारा अन्वेषण और विवरण, और 4th आता है फिर उसके बाद प्रादेशिक विश्लेषण, फिर है फर्स्ट क्षेत्रीय विभेदन, और सेकंड है स्थानीय संगठन, स्थानिक संगठन। तो सबसे आप ये याद रखना कि सबसे पहला वाला है अन्वेषण, या सबसे पुराना वाला है अन्वेषण और विवरण। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला याद रखना, बाकी सारा तुम्हारा हो जाएगा स्थानिक संगठन, और ये है हमारा सबसे बाद का, और ये हमारे सबसे पहले मतलब पहले वाला है अन्वेषण, और सबसे लास्ट का है स्थानिक संगठन। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मिलान किसके बीच करना है हमें? मानव भूगोल के उपक्षेत्रों की, ठीक है, और सामाजिक विज्ञानों के संयोगी विषय की, मतलब कौन सा जो क्षेत्र है वो किस वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, व्यवहारिक भूगोल किससे संबंधित है? तो ये अपना मनोविज्ञान से है। ठीक है, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर है सांस्कृतिक भूगोल किससे संबंधित है? तो सांस्कृतिक भूगोल अपना संबंधित है मानव विज्ञान से। ठीक है, हम इसमें मानव की संस्कृति का अध्ययन करते हैं। फिर लिंग भूगोल किससे संबंधित है? तो ये अपना संबंधित है पहले से समाजशास्त्र से। अब है चिकित्सा भूगोल किससे संबंधित है? तो लास्ट में हमारा बचता है महामारी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। व्यवहार को याद रखना आप सिर्फ इसमें कि व्यवहार क्या है, मनोविज्ञान है। उसके बाद अपना चिकित्सा याद रखना कि चिकित्सा में क्या आता है, महामारी आती है। जब हम किसी महामारी को देखते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बस इतना याद रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस देश के भूगोलवेत्ता या राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं? ठीक है, किस देश के जो भूगोलवेत्ता होते हैं वो अपने जीवित जीव के रूप में करते हैं अपने देश का वर्णन। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अपने देश को कौन एक जीवित जीव बताता है इनमें से, जर्मनी है या ब्रिटेन है या फ्रांस है या अमेरिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। ठीक है, अब आंसर सी नहीं, ए। आंसर ए हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी अपने देश को एक जीवित जीव के रूप में बताता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा आपस में मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो फ्रेडरिक रेडजल पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसका हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर है एलन सी सैपल कल्याणकारी भूगोलवेत्ता, नहीं। मैंने क्या बोला था, एलन सी सैपल हमेशा रेड जेल की समर्थक थी, तो वो क्या करेगी, नवनिश्चयवाद को ही फॉलो करेगी। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। तो आंसर नंबर इसमें बोला सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गिरफिट टेल नवनिश्चयवाद के समर्थक थे, विडाल डी लाब्लाश संभववाद के थे। ये दोनों सही है, ये भी सही है। फ्रेडरिक रेड जेल पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे। ठीक है, परंतु ये फ्रेडरिक रेड जेल से ही प्रभावित थी, इसलिए ये भी इनकी ही समर्थक थी। ठीक है, और इसकी नहीं थी, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब बात करेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तत्व नहीं है? ये याद रखना, नहीं बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 18 का हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक तत्व की बात करी है। ठीक है, प्राकृतिक तत्व नहीं है। देखो, प्राकृतिक वनस्पति जो प्रकृति ही प्रदान करती है, मृदा जो कि हमें भगवान द्वारा ही या प्रकृति द्वारा ही प्रदान किया गया है, भूमि ये भी हमें
प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए, परंतु जो सड़क है ये तो हमें मानव ने बनाई है। ठीक है, किसने बनाई है? मानव ने बनाई, इसलिए ये सड़क प्रकृति की देन नहीं है, ये मानव की देन है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 19। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है। ठीक है, ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। उपरोक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित है? मतलब ना ही हम ये विचारधारा क्या कह रही है? ना ही हम प्रकृति से पूर्ण रूप से अलग होकर रह सकते हैं और ना ही हम पूर्ण रूप से प्रकृति पर डिपेंड हो सकते हैं। तो ये विचारधारा बोली थी हमारी डी। ठीक है, नवनिश्चयवाद विचारधारा, क्योंकि जो पर्यावरणीय या निश्चयवाद विचारधारा थी ये तो पूरा प्रकृति पर ही निर्भर थे। जैसे आदिवासी लोग प्रकृति पर निर्भर थे। संभववाद में हमने क्या कर लिया था? प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लिया था मानव ने। जैसे हमने सर्दी से बचने के लिए हमने हीटर बनाए और ठंड से बचने के, ठीक है, उसके बाद गर्मी से बचने के लिए हमने AC का निर्माण कर दिया। तो संभववाद, इस पर हम प्रकृति को अपने अनुसार ढाल रहे हैं। परंतु जो नवनिश्चयवाद विचारधारा है, ये इसे रुको और जाओ की विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। और ये विचारधारा क्या कहती है कि ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। ठीक है, मतलब हम पूर्ण रूप से ना ही प्रकृति से अलग होकर रह सकते हैं, ना ही पूर्ण रूप से प्रकृति पर डिपेंड होकर रह सकते। ये बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है, इन दोनों के बीच के मार्ग को ये प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो। धन्यवाद।